सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है, इसको कंपेयर करना है आपको। इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस बनाने का काम आता है, तो आप टेस्ट केसेस कैसे बनाएंगे। आपके पास बहुत सारे टेस्ट केस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, 1 से लेकर 1000 तक कोई नंबर कोई इनपुट बॉक्स एक्सेप्ट करता है। तो क्या तरीका है, आप 1 से लेकर 1000 तक वैल्यू चेक करेंगे, यानी 1000 वैल्यू चेक करेंगे, या आप ऐसा करेंगे कि कुछ इस तरीके से क्लासेस बनाएंगे जिसका कोई एक वैल्यू उठा लें आप, तो वही वैल्यू काफी हो। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। इसे ही हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें मेंबर होंगे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे। तो अगर इसमें से कोई एक भी उठा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में जितनी भी क्लासेस हम बन सकती हैं उतनी बनाते हैं और उसमें से एक वैल्यू उठा लेते हैं। और एक वैल्यू किस तरीके से उठाते हैं, जैसे मैंने कहा इनपुट बॉक्स को आपको चेक करना है 1 से 1000 तक, तो इसमें एक हम वैलिड वैल्यू उठा लेंगे और कुछ इनवैलिड यानी कि यहाँ की वैल्यू उठा लेंगे। अभी मैं बताता हूँ उसको वो क्या कहते हैं। तो वैलिड और इनवैलिड हम उठाते हैं, इसे हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग कहते हैं। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो अमूमन देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो एरर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो आपके फॉल्ट्स आते हैं, वो उसके कारण आते हैं जो बाउंड्री वैल्यूज, यानी कि आपने जो मान लीजिए आपके इनपुट में आपको 1 से लेकर 1000 तक देना था, जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 1 के पहले 1 के बाद, 1000 के पहले 1000 के बाद या 1000 और 1 पे इसमें एरर आएगा मोस्टली। तो उसके लिए हमने क्या किया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के पहले हमने क्या किया था, हमने इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की थी। तो इक्विवेलेंस क्लास हमने बना लिए थे। अब क्या करेंगे, उस इक्विवेलेंस क्लास की बाउंड्री वैल्यूज को उठा लेंगे बस। जैसे मान लीजिए 1 से 1000 है, एक उठा लीजिए, बीच में से कुछ 1100 जो भी आपको एक आध वैल्यू उठानी उठा लीजिए। अब 950 पे आइए और 1001 पे आइए, -1 भी ले सकते हैं, 1001 भी ले सकते हैं। तो बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस में आप जानते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो बाउंड्री पे आती है, वहां चेक करते हैं। Describes the various types of restructuring techniques. How does restructuring help in maintaining a program? Restructuring टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से ये restructuring आपके प्रोग्राम को मेंटेन करने में काम आएगी। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रक्चरिंग में आप सोर्स कोड को मॉडिफाई करते हैं या डेटा को मॉडिफाई करते हैं। इसमें ये एफर्ट आपका रहता है कि आप अपने आगे जो चेंज आने वाले हैं उसके हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को बनाएं। यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि ये पूरा आप ओवरऑल प्रोग्राम आर्किटेक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। हमारा मेन एम ये होता है कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं या जो लोकल डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो जो मॉड्यूल में है उनको किसी तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो कोड रिस्ट्रक्चरिंग होती है इसमें। कोड रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ये जब एक डिजाइन जो आपको कुछ फंक्शन दे रहा है और आप उसको हाई क्वालिटी बनाना चाहते हैं, तो कोड रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक में मान लीजिए आप मॉडल करते हैं अपने प्रोग्राम लॉजिक को बुलियन अलजेब्रा से, तो आप अलग अलग सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाएंगे ताकि एक रिस्ट्रक्चर लॉजिक आ जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपने मैगी बनाई और यहाँ पर आपने मैगी रखी, तो किस तरीके से आपकी मैगी के नूडल्स होते हैं उसको हम एक स्ट्रक्चर तरीके से बनाना चाहते हैं। बस ये तरीका है कोड स्ट्रक्चरिंग का। डेटा रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि एक बार आप जब उसको शुरू करेंगे उससे पहले एक रिवर्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हम सोर्स कोड को एनालाइज करते हैं। हमारा इंटेंट इसमें यह है कि हम उन डेटा आइटम या ऑब्जेक्ट को निकालें या उनसे इंफॉर्मेशन लें जो डेटा फ्लो हमें दिखाई दे रहा है, ताकि हम जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसे हम समझ सके। इसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस भी। एक बार आप ये कर लें तो आप डेटा का रिडिजाइन कर सकते हैं। एक और रीडिजाइन का फॉर्म है जिसे कहते हैं हम डेटा रैशनलाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि जो भी आप डेटा नेमिंग कन्वेंशन जितना भी डेटा नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हैं वो लोकल स्टैंडर्ड को कंफर्म करे, उस तरीके से आपने किया। और जो भी एलियासेस हैं वो आप एलिमिनेट करें एज डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम। यानी कि जब डेटा फ्लो कर रहा है तो कोई भी एलियासेस है ना, आपने जो एक नाम किसी तरीके से दूसरी तरीके से यूज किया हो, 2 बार यूज किया हुआ या एक जैसे दिख रहे हो, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग मेंटेनेंस में फायदा करती है आपके। अगर प्रोग्राम हायर क्वालिटी का है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है
और आपने प्रैक्टिसेस जो भी चल रही है स्टैंडर्ड को कंफर्म किया है, यानी कि उसको फॉलो किया है, तो आपका प्रोग्राम अच्छा रहेगा। अब होता क्या है कि उनको फ्रस्ट्रेशन होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके प्रोग्राम पे रिवर्क कर रहे हैं, तो उनका काम आसान होगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो आराम से समझ पाएंगे अगर आपने ये सब किया हुआ है, यानी कि जो एफर्ट लगेगा मेंटेन करने में वो कम लगेगा और सॉफ्टवेयर इस कारण से एक तो आसान हो जाएगा टेस्ट करने के लिए और डिबग करने के लिए भी आसान हो जाएगा। अलग अलग स्टेप बताइए, वेरियस स्टेप रीयूज ओरिएंटेड मॉडल में। रीयूज ओरिएंटेड मतलब इस तरीके से बनाइए कि आप चीजों को रीयूज कर सके कहीं और। तो रीयूज मॉडल जिसे हम कहते हैं रीयूज ओरिएंटेड मॉडल ROD, ये एक तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जब हम प्रोग्राम को रिफाइन करते हैं ताकि हम अलग अलग प्रोटोटाइप बनाएं, मॉडल बनाएं और हर एक में ऑटोमेटिकली हम डिराइव कर सकें कुछ चीजें जो किसी रूल को फॉलो करती हैं और उसको हम कहीं यूज कर सकें। तो रीयूज ओरिएंटेड मॉडल का मतलब ये है कि हम किसी तरीके से जो कॉस्ट है उसको कम कर सकें। इसका मतलब ये है कि हम टाइम बचाएंगे अपना और जो प्रीवियस फेज में हमने किया है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आप ROD को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ये एक तो एरर और बग को हटा देगा जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आने हैं। तो रीयूज ओरिएंटेड मॉडल इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें रीयूजेबल कंपोनेंट का फुल रिपोर्टायर होना चाहिए, वो हो सकता है अवेलेबल ना हो। रीयूजेबल का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी चीजें जो ऑलरेडी टेस्टेड हो, वेल वेरीफाइड हो, वैलिडेटेड हो, वेरीफाइड हो, वो है और आप उसको यूज कर रहे हैं। तो इन सब इंस्टेंसेस में नए प्रोग्राम कंपोनेंट आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। अगर ये ठीक से नहीं किया गया तो ROD आपको एक इस जगह पे ले जाएगा जहां पर हो सकता है कि आप यूजर की इंटेंडेड नीड को फुलफिल ना कर पाए। रिपल इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है? रिपल इफेक्ट एक टर्म है जो आप यूज करते हैं उन सिचुएशन में जहां पर रिपल्स का पहले मतलब समझिए। अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो रिपल्स उठेंगे, यानी कि एन इफेक्ट फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट कैन बी फॉलोड आउटवर्ड्स इंक्रीमेंटली, यानी अगर आप कुछ काम करते हैं तो वो रिपल की तरह बनेगा और वो आउटवर्ड जाएंगे। एक तरीके से आप इकोनॉमिक्स में सोचिए कि जब एक इंडिविजुअल रिडक्शन स्पेंडिंग में आप मतलब कोई खर्च कर रहे हैं और वो आप बचाते हैं तो किसी की इनकम बढ़ती है, यानी कि कहीं आप सेव करते हैं तो किसी की जेब में जाता है। सोशलिज्म में अगर इसको देखेंगे कि कैसे सोशल इंटरेक्शन आपकी इस सिचुएशन को और अच्छा बनाते हैं। एक चैरिटेबल एक्टिविटीज के बारे में सोचेंगे कि जब इंफॉर्मेशन आप डिसिमेट करेंगे या बांटेंगे कम्युनिटी में तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, ज्यादा होगा। तो रिपल इफेक्ट ये आपने इस सोसाइटल वे में समझा, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो वहां तक नहीं रहता, लोकल नहीं होता, वो किसी और प्रोग्राम पे किसी और पोर्शन पे इफेक्ट करेगा। यानी कि एक रिपल इफेक्ट किसी लोकेशन पे अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो दूसरी जगह पे जाके वो इफेक्ट करेगा, ये परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। ये रिपल इफेक्ट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। जो प्राइमरी एट्रीब्यूट है जो रिपल इफेक्ट का रिजल्ट होगी वो ये होगा कि इफ यू आर मॉडिफाइंग ए प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम जब चीजों को चेंज करते हैं तो रीटेस्ट करते हैं, यानी कि हम कोशिश करते हैं देखने के लिए एक चेंज किया तो दूसरे में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। अगर हम इनिशियली करते हैं तो आप देखिए जब जिसे हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं वहां पर करते हैं, मेंटेनेंस के समय करते हैं तो रिपल इफेक्ट आ जाता है। तो प्रोग्राम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किस तरीके से कोई चेंज करेंगे तो उसके प्रति आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रोबस्ट है, उन चेंजेस पे ये स्ट्रेंथ बना के रखेगा, दूसरे पे जाके अपना इफेक्ट नहीं देगा, रिपल इफेक्ट नहीं देगा। लिस्ट 4 रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इंप्रूव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इंप्रूव करने में डिफिकल्टी क्या है? देखिए, पहला तो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारी चीज देखी गई है यहाँ पे कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडस्ट्री में, अगर वो आपको पता नहीं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चल रहे हैं वो पता नहीं, बस आप अपने हिसाब से उसको बना रहे हैं, तो ये माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि जो पहले के पिटफॉल्स थे, कमियां थी, जो दिक्कतें आई हैं उनको देख के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं कर सकते। इनफ टाइम, यानी कि होता क्या है हमेशा कि आपको यूजर बहुत कम टाइम देता है। देखिए साहब, हम मुझे इतने समय में दे दी, तो उस समय में सॉफ्टवेयर प्रोसेस को आप करना ही मुश्किल होता है। आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? रॉन्ग मोटिवेशंस।
आप ये समझिए कि मोटिवेशन अगर गलत है, आपके सीनियर मैनेजमेंट है, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं और चीजें क्लियर नहीं हुई या आपकी तरफ क्लियर नहीं पहुंचाई, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या सीखना है, तो अगर मोटिवेशन सही नहीं है, लीडरशिप सही नहीं है, तभी दिक्कत आती है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपका 2 साल का काम है, आपने कहा मैं साल 1 साल में करूँ। अगर कमिटमेंट ही सही नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। डिजाइन की स्ट्रेटेजीज आपको बतानी है, वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ डिजाइन एंड विच डिजाइन स्ट्रेटेजी इज मोस्ट पॉपुलर एंड प्रैक्टिकल। तो डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास? जो मेन स्ट्रेटेजीज है मैं आपको बताऊं, फंक्शन डिजाइन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है। तो जो कॉमनली यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजी, इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को सब काम में डिवाइड कर दें, यानी कि फंक्शन को और फंक्शन में मॉड्यूलर बनाएं इसको, और इस तरीके से बनाएं कि ये मैनेजेबल हो। तो 2 डिजाइन स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई, उसमें फंक्शनल डिजाइन है, यानी कि हम इसके फंक्शन व्यू पॉइंट से देखते हैं। सबसे पहले हाई लेवल व्यू देखते हैं उसको हम और रिफाइन करते हैं, फिर और डिटेल में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में किस तरीके से डेटा शेयर हो रहा है, किस तरीके से फंक्शन ये काम कर रहे हैं, ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, और इसे हम फंक्शन डिजाइन कहते हैं। यानी कि ये काम अलग करेगा, ये काम अलग करेगा, ये काम अलग करेगा, और ये काम जो करेगा ये आपस में किस तरीके से रिलेट हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का मतलब ये है कि हम सिस्टम को एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मानते हैं, फंक्शन की तरह नहीं मानते, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन मुद्दा ये है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में सिस्टम स्टेट डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपना स्टेट मैनेज करेगा, अपनी ओन स्टेट इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। एनालिसिस और डिजाइन में क्या होता है? अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने डीएफडी के बारे में सुना होगा और उसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में सुना होगा। तो एनालिसिस और डिजाइन का अगर बात करें आप, तो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब ये है कि हम टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जो आपको आई है, यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम डोमेन है उसको हम किस में लाना चाहते हैं? जो सोल्यूशन डोमेन में, जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसको सोल्यूशन डोमेन में लाना चाहते हैं। यानी जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है उसको हम ग्राफिकल मॉडल में दिखाना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम फंक्शन डिकम्पोजिशन करते हैं, हर एक फंक्शन को क्या काम करने वाला है, इसकी हायरार्की क्या होगी, ये हम देखते हैं। अब जब स्ट्रक्चर डिजाइन में जब एक बार फंक्शन हम आइडेंटिफाई कर लें तो ये देखते हैं कि ये किस तरीके से इस हायरार्की में मैप हो रहे हैं। ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर, इसे फिर किस तरीके से वो मॉड्यूल स्ट्रक्चर को ही हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी कह रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, जिसे हम डायरेक्ट किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज बनाएं जो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो सके। स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कि हम टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें ताकि वो ग्राफिक मॉडल या और थोड़ा सा हम उसको समझ सकें और वो क्लियर कट हो और मैनेजेबल हो। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का पर्पस है वो हम चाहते हैं कि एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाए सिस्टम का जो यूजर समझ सके, जबकि स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये है कि हम स्ट्रक्चर सॉल्यूशन का बनाए जो इंप्लीमेंट हो सके। अगला क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है इंफॉर्मेशन फ्लो इंडेक्स और फंक्शन पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन फ्लो इंडेक्स का मतलब ये होता है, ये एक मेट्रिक है जब हम इसे अप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स किसी सिस्टम डिजाइन के लिए। तो किसी भी कंपोनेंट ए के लिए हम 3 मेजर्स डिफाइन करते हैं। एक तो फैन इन, यानी मान लीजिए आपका ये कंपोनेंट है, इसको 4 कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, तो इसका फैन इन हो गया 4। ये 3 को कॉल कर रहा है तो ये 3 हो गया फैन आउट। तो फैन इन और फैन आउट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन फ्लो निकालते हैं, जिसे इंफॉर्मेशन फ्लो इंडेक्स कह रहे हैं। कैसे निकालेंगे? फैन इन इंटू फैन आउट दोनों को निकाल के स्क्वायर कर देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका और स्क्वायर कर देंगे। फंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं? फंक्शन पॉइंट का मतलब ये, फंक्शन ही बता रहे हैं ना, फंक्शन का मतलब ये है, ये फंक्शनैलिटी है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया और क्या रिसीव किया रिटर्न में। तो इसका मतलब ये है कि कितनी फंक्शनैलिटी आपको मिली है, लाइन ऑफ कोड नहीं, सोर्स मॉड्यूल नहीं, फाइल नहीं, कितनी फंक्शनैलिटी आपको मिली है। इस तरीके से अगर आप मेजर करेंगे, साइज मेजर करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आप लाइन ऑफ कोड लेंगे तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा लाइन में लिख सकते हैं, किसी में कम में लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन पॉइंट ज्यादा अच्छा तरीका है। फंक्शन पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि ये इन लैंग्वेज टूल या मेथोडोलॉजी जो यूज की है इम्प्लीमेंटेशन से, उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है, और ये आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या डिजाइन स्पेसिफिकेशन से भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट है या एसआरएस। आपको डेवलपमेंट फेजेस बताने हैं
डिटेल्ड कोकोमो मॉडल के। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप करते हैं, 4 सक्सेसिव फेजेस मेन होते हैं उसमें। जैसे प्लान और रिक्वायरमेंट है, ये पहला फेज होता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो इसमें रिक्वायरमेंट आप एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट प्लान को सेटअप करते हैं, पूरा जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो जनरेट होता है। ये कितना कंज्यूम करता है? 6 से 8% एफर्ट करता है और 10 से 40% इसका डेवलपमेंट टाइम। प्रोडक्ट डिजाइन की बात करें, ये दूसरा फेज है कोकोमो डेवलपमेंट साइकिल में। इसमें क्या है कि जो हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर और जो स्पेसिफिकेशन है सब सिस्टम के वो जाने। 16 से 18% इसमें एफर्ट लगता है और 19 से 38% करीबन इसका डेवलपमेंट टाइम लगता है। प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये तीसरा फेज है जो 2 फेजेज में होता है, एक तो डिटेल फेज है और एक कोड और यूनिट फेज है। इसका मतलब इस डिटेल फेज में करीबन आपको 48 से 68% आपको एफर्ट लग जाएगा और टाइम इसका 24 से लेकर 64% तक लग सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम आप ले रहे हैं। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का मतलब ये है कि ये डिलीवरी के पहले वाला फेज है और इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का टेस्टिंग करते हैं। 16 से 34% इसमें एफर्ट लगेगा और 18 से 34% इसमें डेवलपमेंट टाइम लगेगा आपका। Why does the software design improve when we use object oriented concept? सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे अच्छा हो जाता है अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लगाते हैं? तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन किस तरीके से वर्क करता है? ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल इसमें हाई होता है, यानी कि डेवलपमेंट इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे, यानी कि जब सिस्टम को आप छोड़ के ऑब्जेक्ट लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि डेटा जिस पे भी बेस्ड हो, जिस भी सिस्टम पे बेस्ड हो, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर आप फंक्शनैलिटी को देखें तो ज्यादा बेटर ये है कि आप डेटा को देखें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बहुत सारी चीजें देती है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिजाइन और प्रोग्रामिंग आपको एक तरीके से कोड रियूज के लिए भी बाध्य करती है, कह लीजिए, या फिर एनकरेज करती है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? सिस्टम टेस्टिंग आप एक तरीके से फाइनल टेस्टिंग कह सकते हैं इसको। अब कैसे फाइनल टेस्टिंग कहेंगे इसको? कि आप पूरा सिस्टम एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम आप इसको वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जो पूरा आपका डेवलप्ड सिस्टम है, आप ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट मीट करता है कि नहीं करता है। तो उसमें अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर यूजर आपके सिस्टम पे रहेगा, इसे ओवर द शोल्डर टेस्टिंग कहते हैं। बीटा टेस्टिंग का मतलब है कि आपने अपना सिस्टम जो है कुछ फ्रेंडली कस्टमर्स को दे दिया, वो चेक करें, इसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि यूजर अपना सिस्टम आपने डिलीवर कर दिया, यूजर आपसे टेस्टिंग कर रहा है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके अपने एंड। तो ये हमने कुछ और बात की, क्वेश्चन और आंसर देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।